नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। हम आज बात करेंगे तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दूसरे 4 राज्यों की तरह यहां विधानसभा की 119 सीटें हैं। BRS सत्ता में है। 30 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को तेलंगाना में भी चुनावी नतीजे आएंगे और दूसरे 4 राज्यों की तरह। लेकिन तेलंगाना में मुद्दे क्या हैं? एक दिलचस्प वाकया पेश आया है तेलंगाना में, और वो दिलचस्प वाकया ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इसी बीच में एक युवती खंबे पे चढ़ गई, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी असहज हो गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो खंबे से उतर जाए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद युवती खंबे से उतरती है, लेकिन जब मीडिया से वो मुखातिब होती है तो उसका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, वो एक विशेष धर्म के साथ जुड़ करके नहीं रह सकते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री। कई तरह के इल्जाम भी लगाए, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा तेलंगाना में और क्या कुछ हो रहा है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन एक दिलचस्प जानकारी आपको देते चले कि तेलंगाना राज्य ऐसा राज्य हो गया है जहां महिला मतदाताओं की संख्या अधिक हो गई है पुरुष मतदाताओं के मुकाबले। ये बड़ी खबर वहां से आ रही है। लेकिन तेलंगाना में ईडी की भी रेड हो रही है। चुनावी मौसम है और सत्तारूढ़ केंद्र की सत्ता में जो भाजपा बैठी है उस पर यह इल्जाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाया जाता रहा है कि जब जब चुनावी मौसम कहीं भी होता है, किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, तो इस तरह की रेड खूब दी जाती है ईडी की तरफ से। तो इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं और एक है लुबना सरवत, ये राजनीतिक विश्लेषक है हैदराबाद से। लुबना सरवत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रत्ना हमारे साथ जुड़ गई है और रत्ना चोटरानी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैदराबाद से। रत्ना चोटरानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले रत्ना चोटरानी से। रत्ना चोटरानी, तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दूसरे राज्यों की तरह जाहिर सी बात है जब चुनावी प्रक्रियाएं होती हैं तो बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती है। लेकिन एक दिलचस्प वाकया पेश आया, एक दिलचस्प घटना घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को जब संबोधित कर रहे थे तो वहां खंबे पर एक युवती चढ़ गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किया, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद खंबे से वो उतरी, लेकिन उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कई तरह के इल्जाम उन्होंने लगाया और ये इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशेष धर्म के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, सारी कम्युनिटी के साथ उनका न्याय होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। इस पर आपका पहला कमेंट क्या होगा? ये कहा जा रहा है कि जब वो खंबे पर चढ़ी वो एक्चुअली एक सीरियस लेडी नहीं थी, वो सिर्फ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी अटेंशन। लेकिन जब जब देखा कि उसकी मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं तो उन्होंने ओबीसी के लिए क्यों इतना, वाई सो मच ऑफ ओबीसी अटेंशन इज बीइंग गिवन, अदर कम्युनिटीज शुड आल्सो बी गिवन अटेंशन, इज व्हाट शी वाज डिमांडिंग। जी चलिए लुबना, आपके पास आता हूं। पहली प्रतिक्रिया, पहला कमेंट आप क्या देना चाहेंगी इस मुद्दे पर? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं तेलंगाना में। हाँ, युवती का जो कंप्लेंट था उनका और प्रधानमंत्री का, आई थिंक इट वाज वो स्टेटमेंट जो निकला कि प्रधानमंत्री सबके हैं और किसी एक कम्युनिटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, वो एकदम अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट था। एक एजुकेटेड लेडी के होने के नाते व्हाट शी टोल्ड वाज वेरी अप्रोप्रिएट। और फर्दर उनका क्या रिस्पॉन्स था वो तो अपने का सामने पेश नहीं आया। बट आई थिंक द फर्स्ट द स्टेटमेंट दैट हैज कम आउट, दैट प्राइम मिनिस्टर होने के वजह से उनको पूरी अटेंशन सब पे देना चाहिए और जो डिवाइडेड अटेंशन नहीं दे सकते, सिलेक्टिव अटेंशन नहीं दे सकते। आई थिंक दैट इज अ जेन्युइन कंप्लेंट। लेकिन लुबना, ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि युवती की दिमागी हालत सही नहीं थी, क्या ये बात सच है? नहीं, ये तो बहुत बार नहीं, जी मुझसे पूछेंगे। हाँ लुबना, आपसे पूछ रहा हूँ जी। ओके, तो मैं ये उस बारे में हम काफी टाइम से हम देखिए ट्रेन में जब रेलवे प्रोटेक्शन केस जिसने हमने शूट किया ना, तो उसको डिफेंस में लाने के लिए पहले आर्गुमेंट यूज किया गया था कि दिमागी हालत सही नहीं है। पूरे रिपोर्ट बाहर आ गए हैं, उनकी दिमागी हालत एकदम सही थी और उनकी ट्रैक रिकॉर्डिंग वैसी थी। ये सब बाहर आ रहा है, हम देखते हैं कि किस तरीके से झूठ को स्पिन किया जाता है।
तो इस युवती के बारे में, क्योंकि उनकी शी वाज स्टिल हैविंग क्रिटिसिज्म था पीएम के ऊपर, उसकी वजह से उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, बोलना इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। और मैं उसको यूं ही मैं रिसीव नहीं कर सकती एक कॉन्शियस सिटीजन होने की वजह से। और पिछले जो जो होते आ रहे इन हालतों में एक युवती के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर पे क्रिटिसाइज करें कि इमीडिएटली उनकी दिमागी हालत के ऊपर डाउट आए, इससे मैं क्या बोलते हैं, वो एग्री मुतफिक नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल। रत्ना चोटरानी, आपने लुबना सरवत को सुना और जैसा कि मैंने उससे ये सवाल भी किया कि क्या वाक़ई दिमागी हालत सही थी? उन्होंने इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है और इस तरह की जब घटनाएँ होती हैं, इस तरह के जब वाक़या पेश आते हैं, तो इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। वहाँ की मीडिया में इस खबर को लेकर के किस तरह की उथल-पुथल है और क्या कुछ कहा जा रहा है? मीडिया भी सहमत है कि वो लेडी बिल्कुल सही दिमाग के तौर पे है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और ये जो अफ़वाहें फैलाई जा रही है, ये तो सिर्फ केवल अटेंशन डाइवर्शन के लिए है, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को एक समुदाय को लेकर आगे डिस्कशन करना गलत बात है। सारे प्रधानमंत्री जो है वो सारे देश के हैं, वो एक समुदाय के नहीं हैं। ओबीसीज के कुछ इश्यूज डेफिनेटली है, कई टाइम से चल रहे हैं, वो मुद्दा ये तेलंगाना में काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन आए हैं तो इस मुद्दे को जानबूझ के हवा दी जा रही है, जो कि गलत है, क्योंकि कई सारी मतलब कई सारे जो कास्ट है उनके भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उनको क्यों नहीं दोहराया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कहाँ थे जब वो प्रधानमंत्री बने, तो उनके मंत्रिमंडल में ज़्यादा कोई ओबीसीज को नॉट मेनी opportunities were given. So where was he when he became the prime minister of the country is what is being told as. तो ये जो खंबे पे चढ़ी युवती जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अपनी तरफ अटेंशन के लिए उन्होंने ऐसा काम किया कि मीडिया का अटेंशन हो, और चूंकि प्रधानमंत्री की सभा है तो उनका मतलब मीडिया का अटेंशन उनकी तरफ हो जाएगा, या वाकई जो कमियां हैं, जो खामियां हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया मीडिया से मुखातिब होते हुए, ये अटेंशन सिर्फ वही फोकस था उनका? कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो उन्हें लगा कि शायद दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे मैं अपने प्रॉब्लम्स को फोकस कर सकती हूँ। और ऑब्वियसली जाहिर है प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो व्हाट बेटर वे देन टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कम्युनिटीज। सो दैट वाज द रीजन शी ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू ग्रैब अटेंशन। चलिए, लुबना, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ, थोड़ा सा हट के, हालांकि इस पे फिर हम आएंगे, बात करेंगे, चूँकि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है। चूँकि चुनावी सभा के दौरान युवती वहाँ चढ़ती है खंबे पे, उन्हें उतारा जाता है और उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कई सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, जिसके बारे में और भी दूसरे लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। लेकिन एक ख़ास चीज़ निकल कर के सामने आई है तेलंगाना को लेकर के, जो वहाँ महिलाओं की संख्या है, जो तादाद है औरतों की, वोटर्स की हम बात कर रहे हैं, वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। इसे आप कैसे देखती हैं? ये तो बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट बहुत इन्फ्लेटेड है। ये बात हमको बहुत, हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे यहाँ पर हैदराबाद में जस्ट बिफोर फाइनल लिस्ट डिक्लेयर होने से पहले, हम खुला डेमोन्स्ट्रेट करें कि 2023 की जो लिस्ट रिलीज हुई और उसके बाद जो पहले इलेक्शन हुआ था, लास्ट इलेक्शन कब हुआ था, 2020 में हुआ था, जो कि कॉर्पोरेटर में इलेक्शन था, असेंबली का से ही उनका भी किया गया था, सेम लिस्ट अप्लाइज। तो हम 2020 की जो पूरी डुप्लीकेट्स पूरे छान मार के हम सप्लाई अपील करे थे कि ये कोई इतने डुप्लीकेट्स क्वाड्रुप्लिकेट्स है। अब जो 2023 की लिस्ट हम जो रिसेंटली डिक्लेयर उसको वो कंपेयर करें, तो इसकी डुप्लीकेट्स और डुप्लीकेट्स पर मौजूद थे। और एक दो इंस्टेंस जो हम एक दो पोलिंग स्टेशन को लेकर के तौर पे करें, रियल टाइम स्टडी करें, तो ये 2023 में तो जो दो डुप्लीकेट्स थे उसमें एक तीसरा ऐड भी हुआ है। तो इसलिए हम सिर्फ दो पोलिंग बूथ ना, अगर एक पोलिंग बूथ में हजारों के रहते लगभग, तो हम इतनी इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं। यानी अगर सपोज एग्जाम्पल के लिए आसिफ नगर एक वार्ड नंबर 72 है, जो कि 63 नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत आती है।
अब वहां पर उस वार्ड की पूरी इलेक्टोरेट की जो संख्या है वो 55,831 है। उसमें से चेहरे पे चढ़े पूरे 50,000 चेहरे को आप जब देखे तो 5,181 चेहरे डुप्लीकेट, ट्रिप्लेट और एक जगह पे 6 था एक ही आदमी के निकले। ये पूरे हम नंबरों के साथ पूरी सबमिट करें। तो हमारा ये कहना है कि हम बाद में वेरीफाई करें कि वो रेक्टिफाई हुआ है नहीं। 2023 में तो रेक्टिफाई नहीं हुआ, 5% रेक्टिफाई हुआ, बल्कि पूरे वैसे के वैसे था। अब लेटेस्ट लिस्ट आप क्या देंगे मुझ हमको नहीं मालूम। तो इन हालतों में हम सीधा ये कह सकते हैं और हम बताए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि ये लिस्ट काफी इन्फ्लेटेड है। ये लिस्ट जितना है उतना बड़ा, उससे काफी तादाद में बड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये जो इलेक्टोरल लिस्ट है उस पे हमारा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेट करके बात कर रहे हैं, हम वे की बात नहीं कर रहे। हम सीधा उन्हीं के लिस्ट लेके हम बता रहे कि आपके लिस्ट पे इतने सारे डुप्लीकेट्स है, और ये भी बताइए ओपन ऑन रिकॉर्ड कि ये जानबूझ के रखा जा रहा है, क्योंकि एक सूरत नजदीक का रहता है, दूसरा सूरत बाजू का जो वोटर कार्ड है वही आदमी की वही पहचान उनकी मकसद रहती है। तो ये बाजू बाजू पे दिख रहा है तो 10वीं तो क्लास की बच्ची को लुबना है। लुबना ये जो वोटर लिस्ट फाइनली जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ, यानी कि तेलंगाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जारी किया गया है, तो क्या इसमें कुछ कमियां हैं जिसके बारे में आप इशारा कर रही हैं? खास करके जो हमने बात करी कि जो वहाँ महिलाएं हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई हैं पुरुषों की संख्या के मुकाबले, हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, इस लिहाज से क्या वहाँ भी कमियां हैं? हाँ, ज़रूर से। जैसे कि जो मैं बताई कि ये डुप्लीकेट्स वगैरह ज़्यादा है, और उन डुप्लीकेट्स में हम अगर देखें कि जेंट्स के कितने डुप्लीकेट्स है ज़्यादा या महिलाओं की ज़्यादा डुप्लीकेट्स हैं, तो वो एक बराबर थे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, क्योंकि पूरा एक्चुअल स्टडी हुआ हमारा। 5,181 के डुप्लीकेट्स हम उभार के निकाले। लेकिन सिर्फ डुप्लीकेट्स का एक ही प्रॉब्लम नहीं है ना, कई घर ऐसी जो है कि बंद पड़े हैं। ये आपको लिस्ट रिलीज होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर्स फिर से गए बूथ पे, पिछले अभी अक्टूबर महीने की बात कर रही हूँ। तो वहां पर वो लोग, विकास राज जी जो है सीईओ, खुद आके बोले प्रेस के सामने कि कोविड के टाइम की डेथ पूरे रिकॉर्ड ही नहीं है, और काफी लोग की पीलो जा रहे हैं तो पूरे डेथ की संख्या वहां पर पड़ी हुई है। तो आप जब रिवाइज लिस्ट बोल के, फाइनल लिस्ट बोल के जब आप अनाउंस कर दिए, रिलीज कर दिए अक्टूबर 4 को, क्या किया? अभी आप बता रहे हैं कि इसका और रिविजन है। तो ये रिविजन ये सब कब होंगे? ये एडीएस नाम की एडिशनल डिलीशन की जो लिस्ट है, ये बोल रहे कि सप्लीमेंट्री जी लिस्ट में डालेंगे, वो सब देखने की बात है। क्योंकि हम 2020 की एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या है कि कोई जो रिवाइज लिस्ट बोल के सप्लीमेंट लिस्ट जो आती है जी उसमें कोई रिविजन नहीं हो रहा है। तो अभी जी क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, बल्कि मैं ये यकीन से बोल सकती हूँ कि जो इलेक्टोरल लिस्ट है वो हकीकत नहीं है। अच्छा, ये यही सवाल मैं रत्ना चोटरानी से करना चाहूंगा। रत्ना, आप एग्री हैं क्या जो लुबना कह रही हैं उससे? हाँ, कुछ हद तक मैं एग्री हूँ उनसे, क्योंकि ये चार्ज पिछले इलेक्शंस में भी लगाया गया था कि जो लिस्ट जारी की गई है वो सही नहीं है। अब ये I mean, the census that they prepare are not very authentic. There have been charges even in the previous election saying that many names of the voters have been gone missing. There are many, the like-minded people have been added in the list. So this charge, to a certain extent, I fully agree with her. अच्छा, रत्ना, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। कई राज्यों में ये देखा गया है और अमूमन ये देखा गया है कि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ईडी की रेड होती है, जिसको लेकर के केंद्र पर यानी सेंटर पर निशाना भी साधा जाता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से। तेलंगाना में भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल देखने को मिली है, तो वहाँ क्या रिएक्शन है वोटर्स की तरफ से इन सब मुद्दों को लेकर के? यही रिएक्शन है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि जब कविता पे इतने सीरियस चार्जेस लगे हैं तो उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्यों नहीं निशाना साधा जा रहा है। जब इसलिए क्योंकि शायद इलेक्शंस के दौर पे बीजेपी माइट प्ले किंग मेकर in terms of an alliance with the TRS is what is being talked here. Otherwise, yes, there is a charge on the government that whoever they dislike, there is an ED behind them. अच्छा,
रत्ना चोटानी, मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर संभव हो सके, मुमकिन हो सके तो आप थोड़ा सा हिंदी में जवाब दें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, खास करके हिंदी पट्टी के, हिंदी बेल्ट के दर्शक जो हैं, वो इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकें। हम फिर आपके पास आएंगे। लुबना, आपके पास आते हैं। वहाँ चुनाव हो रहे हैं, परिवारवाद का भी इल्ज़ाम लगा है दोनों पार्टियों पर, कांग्रेस पर भी और बीआरएस पर भी। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम करके कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो क्या कुछ चल रहा है वहाँ? नहीं, निश्चय ये ओपन फ्रेंडशिप है। असेंबली में भी डिक्लेयर करें, बाहर भी डिक्लेयर करें कि टीआरएस हमारा दोस्त है। दे आर फ्रेंडली पार्टी, ओपनली फ्रेंडली पार्टीज। अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं पूरे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, आई होप रत्ना जी भी आल्सो विल एग्री विद मी, कि ये ओपन फ्रेंड्स टीआरएस और एमआईएम है, हिडन फ्रेंड्स जो है दोनों का वो बीजेपी है। दिस इज द टॉक ओवर है। और आई परिवार पर ये तो बड़ा है, ये बड़ी बात आप कह रही हैं जी। कंप्लीट कर। हाँ, तो ये अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बोले तो, ये जो परिवारवाद की बात जब आ रही है तो अभी रिसेंटली जो डॉक्टर नूरुद्दीन है, वो अकबरुद्दीन ओवैसी के जो सन है, उनको भी टिकट दिया हुआ है। तो जिसको आई मीन जस्ट डॉक्टर है, और कोई आई मीन नोबडी नोस हिम एज अ पॉलिटिकल पर्सन, तो उनको भी टिकट दिया जा रहा है। मैं ये कभी नहीं कहती कि पॉलिटिक्स में जैसे डॉक्टर के बेटे जब डॉक्टर हो सकते हैं, एंकरेज भी किया जा रहा है, तो पॉलिटिशियन के बेटे पॉलिटिशियन होना कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उनकी हर गलती को पार्टी ने ओके करना है, और उनको बगैर कोई एलिजिबिलिटी के पार्टी में इतने सारे वर्कर्स होने के बावजूद अगर आप सिर्फ बेटे होने की वजह से आप टिकट देते हो, नेपोटिज्म करते हो, जैसे अजय शाह को जो मिला, वो अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई की पोस्ट मिली, ओपन है सबको, इज नॉट क्रिकेटर, नो नथिंग एट ऑल। लेकिन लुबना, वहाँ तेलंगाना में दोनों पार्टियों की तरफ इस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं, बीआरएस की तरफ भी और कांग्रेस की तरफ भी। जी, बीआरएस तो एकदम, बीआरएस में तो मैं बताती हूँ आपको, वो ये बोलते हैं कि हम तेलंगाना पूरा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सिर्फ तेलंगाना परिवार नहीं है उनका, बीआरएस पार्टी का, उनके लिए उनका परिवार तेलंगाना है। तो वो प्रॉब्लम है वहां पर। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो वो भाई बहन है और उनके जो भतीजा भंजा, वो जो परिवार है ना, वो परिवार को तेलंगाना मान बैठे। और आपकी ईडी के पॉइंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यही बात कांग्रेस की तरफ भी है क्या? यही बात कांग्रेस की तरफ भी है क्या? कांग्रेस की नेशनल लेवल पे जो डाल रहे हैं ना, नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस पर ये इल्जाम लगा है कि दो भाई हैं, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दोनों को टिकट दिया गया है। रत्ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ, इट इज वो जो कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी है, उनके जो भाई है राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस बहुत अच्छे थे, वो वहां छोड़ के बीजेपी गए, फिर बीजेपी से फिर वापस आकर वापस इमीडिएट उनको टिकट भी मिल गई। तो ये भी बोला जा रहा है कि बट दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड। आई एम नॉट सपोर्टिंग ऑल दिस, बट द ट्रैक रिकॉर्ड इज दैट ही इज अ वेरी गुड वर्कर, ही वाज अ वेरी गुड वर्कर ऑफ कांग्रेस, एंड कोमटिरेड्डी इज द मैं आऊंगा फिर। अब रत्ना चोटनाकर कुछ कहना चाह रही हैं जी। जी बोलिए। कांग्रेस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जी, चोटरानी जी, रत्ना चोटरानी परिवार के लोग शामिल हैं, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल तौर पे प्रूव कर चुके हैं कि दैट दे हैव बीन वर्कर्स इन द पार्टी बिफोर, पहले वो काम कर चुके हैं और फिर आगे बढ़े हैं। तो इतना ज़्यादा इल्ज़ाम उन पे साजा नहीं जा सकता जितना टीआरएस पे होता है, और कुछ हद तक बीजेपी में भी ये परिवारवाद है। अगर वो चार्ज लगा रहे हैं तो विद्यासागर राव के बेटे को टिकट दिया गया है, बंडारू दत्तात्रेय की बेटी ने कोशिश की थी कि उसे टिकट दिया जाए, तो फिर ये सब क्या है? ये भी तो परिवारवाद है ना। लेकिन एक और खबर है हमारे पास। श्रीवंती हैं, वो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी, सब माफ कीजिएगा, बीआरएस ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है, उस पर मैं चाहूंगा, और वो मैं पढ़ के बताता हूँ। सभी पार्टियों के पास महिलाओं की मजबूत कतार होनी चाहिए, ये श्रीवंती कह रही हैं। तो जब वो कांग्रेस में थी तब उन्होंने ऐसी बात कभी कही? अगर नहीं कही तो बीआरएस में जाने के बाद ये बात क्यों कह रही वो? रत्ना
सॉरी, मैंने आप किसके बारे में कह रहे थे मुझे बराबर? श्रीवंती है स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस की है वहां, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन किया है। चलिए ये तो खबर है, लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है जिसके बारे में हम आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा सभी पार्टियों के पास महिलाओं की मजबूत कतार होनी चाहिए। क्योंकि आप दोनों भी महिलाएं हैं तो इसलिए मैंने ये सवाल कर दिया। चाहिए। महिलाओं की ऑलरेडी पॉपुलेशन 50% से मतलब 50% है, तो क्यों नहीं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए? जी, लेकिन लेकिन फिर वहीं वापस आते हैं जहां से शुरुआत हमने करी थी। वो भी एक महिला है, जो युवती थी, जो खंबे पे चढ़ी, कई तरह का इल्जाम लगाया। अब उसके बारे में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि ये तो पहले की एक दिन शायद हुए हैं मेरे ख्याल से, एक दिन पहले का ये वाकया है। तो अब प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि आप उतरिए, आपकी बात सुनी जाएगी, तो क्या वाकई उनकी बात सुनी गई? उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की? नहीं। उसके बाद मीडिया से मिली वो, और प्रधानमंत्री तो शायद चले गए थे। उसे कोई मीटिंग तो हुई नहीं थी, पर पार्टी के लोगों ने उसे कहा था कि वो कुछ समय देंगे और वो उनसे बातचीत कर सकती है। ये युवती कौन है, जरा इसके बारे में बता सकती हैं आप? अगर इंफॉर्मेशन हो, कुछ हो तो शेयर कर दें, दर्शक समझ सकें हमारे। नहीं, मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अचानक से वो पब्लिक मीटिंग में आने लगी और मतलब खंबे पर चढ़ गई, और अटेंशन काफ़ी डाइवर्ट किया था तभी। और क्योंकि चूंकि इस पे ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ, तेलंगाना बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट आया? अभी तक कोई आया नहीं। कोई आया नहीं। चलिए, तो क्या आप देख रही हैं तेलंगाना में, एकदम बिल्कुल एक लाइन में जवाब चाहूंगा, वक्त नहीं है हमारे पास। क्या आप देख रही हैं तेलंगाना में कैसा मुकाबला है? बीआरएस वर्सेस कांग्रेस, पलड़ा किसका भारी है? हालांकि अभी तो तस्वीर तब साफ होगी जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन फिर भी कयास आराइयां तो होती ही हैं, चर्चाएं तो होती ही हैं। बीच में आई मीन नेक टू नेक चल रहा है, और फिर भी टीआरएस को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके काफ़ी सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं जो पब्लिक में अच्छे से मतलब they have- लेकिन बताया ये जा रहा है रत्ना, कि मुझे याद आ गया, रायतू बंधु स्कीम है शायद, कोई योजना है किसानों को लेकर के वहां, बल्कि शायद क्या है ये योजना, और ये इसके बारे में कहा जा रहा था कि काफी लोकप्रिय है, काफी पॉपुलैरिटी इसको मिली। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इससे नुकसान हो सकता है बीआरएस को। आखिर ऐसा क्यों? एक लाइन में। इसलिए क्योंकि जब बाई इलेक्शंस हुए थे, तब इन्होंने रैतु बंधु की स्कीम अनाउंस की थी, पर कई लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिला था। तो जिस कारण लोगों को ये विश्वास नहीं है कि शायद इलेक्शंस के बाद उन्हें ये वेलफेयर स्कीम कंटिन्यू होगी, या उनके पास रैतु बंधु के मतलब उसके अंडर उनको पैसा मिलेगा या नहीं। और एक्चुअली देखा जाए तो कांग्रेस भी जी। कई सारे वेलफेयर स्कीम्स टक्कर के अनाउंस कर चुकी है, तो दोनों का पलड़ा भारी है इस वक्त। क्योंकि जी, अगर बिल्कुल। कुछ वेलफेयर स्कीम्स को अनाउंस किया है, तो कांग्रेस ने भी उसी उसी के टक्कर की स्कीम्स अनाउंस की है, जिस तौर पे लोगों को लग रहा है कि इस बार चेंज चाहिए। लुबना, आपसे आखिरी सवाल, उसी उसी सवाल पे आता हूं जहां से शुरुआत हमने करी थी, जो अभी हमने रत्ना मैम से भी पूछा ये सवाल। जो युक्ति कह रही है कि आप एक धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, आपको सबके साथ न्याय करना होगा, जस्टिस करना होगा, आपको सबके साथ जस्टिस करना होगा। क्या वाकई ऐसा हो रहा है जमीन पर? क्या ऐसा दिख रहा है जमीन पर, या कहीं एक खास समुदाय को किनारे करने की कोशिश की जा रही है? मैं इशारों में बोल रहा हूं, आप समझ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वहां इन सब चीजों को लेकर के मायूसी है। जी लूना। हाँ, देखिए, खास करके जो माइनॉरिटीज का मैं बात कर रखना चाह रही हूँ यहाँ पर, जो सुनने में आ रहा है, जो कई डिस्कशंस हो रहे हैं, जिसके रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, वो काफी, उसमें उन लोगों का कहना है कि जो टीआरएस टीआरएस गवर्नमेंट की जो बर्ताव थी, वो काफी दिखाऊ था। और मैं खुद, मेरे 2 केसेस मैंने फाइल किए, दावती इफ्तार के ऊपर 50 करोड़ ये लोग डालते हैं, ये लोग सीएम की दावती इफ्तार पे, और माइनॉरिटीज की स्कॉलरशिप्स बढ़ाते हैं ये चाहती पढ़ाई के लिए।
ये कितनी दिखाऊ सरकार की इन्होंने काम कि आप नहीं बोल सकते कि माइनॉरिटीज के लिए कुछ किया नहीं, बल्कि देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये लोगों ये का सेंटर की तरफ से भी मायूसी है और राज्य की जो बीआरएस सरकार है वहां से भी मायूसी है। दोनों तरफ से मायूसी है, दोनों तरफ से मायूसी है कि जो काम, जो चीज सिटीजन की तरफ, जो निगाह इनकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान की तरफ से इनकी जो जिम्मेदारी है हर अवाम पे, पूरी अवाम पे, एवरी सिटीजन विथ एफर्मेटिव एक्सेस चीजेस पे लेना चाहिए, वो कहाँ हुआ भाई, वो कहाँ रत्ना हुआ? रत्ना और जी, भाई रत्ना चोटानी, क्या जो लुबना कह रही हैं आप उससे सहमत है, अग्री हैं? मायूसी दोनों तरफ से मिल रही है, एक खास वर्ग के लोगों को, एक खास कम्युनिटी के लोगों को। आप भी समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल ये सही है, एग्री कर रही हैं आप? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक ही सेक्शन के लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब जो फीलिंग यहाँ जी। पर है, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है सभी के हैं। उनको ये he should not give a wrong message like this. The prime minister's duty is to ensure that वो जी। प्रधानमंत्री देश के हैं, उनको सभी समुदाय के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और पर सभी ऐसा समुदाय के लोगों को एड्रेस करना चाहिए। जी जी, अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लुबना सरवत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रत्ना चोटरानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ तफसील से चर्चा की इन तमाम मुद्दों पर और विस्तार से बताया। जाहिर सी बात है दर्शक भी हमारे इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो देखा आपने, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है तो चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन है, तो इस तरह के माहौल तो बनते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे वाक़ये पेश आ गए जिसको लेकर के हमने ये खास चर्चा की। और जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो एक युवती खंबे पे चढ़ गई। हालांकि बाद में ये कहा गया था कि शायद वो मीडिया को अटेंशन करना चाह रही थी अपनी तरफ, या फिर वो ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि दिमागी तवाज़ुन यानी कि दिमागी हालत से वो ठीक नहीं थी। लेकिन जो चीज़ें निकल करके आई हैं मीडिया से मुखातिब होकर के जब उन्होंने ये बातें कही तो बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए और कई ऐसी गंभीर बातों को भी सामने रखा है जिस पर चर्चाएं हो रही हैं। बहरहाल चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। 3 दिसंबर को पहले ही बता दिया है मैंने कि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और तेलंगाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है। 10 साल पहले ही तेलंगाना का गठन हुआ था। बीआरएस की वहाँ सरकार है, चंद्रशेखर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बीआरएस पर भी और कांग्रेस पर भी वहाँ परिवारवाद का इल्ज़ाम लग रहा है। लेकिन भाजपा कहाँ है? भाजपा की चर्चाएं कम हो रही हैं। बहरहाल कोशिशें तमाम पार्टियां करती हैं और जीत उसे मिलती है जिसे जनता चुनती है। देखने वाली बात ये होती है कि जनता किसे चुनती है। बहरहाल आपके साथ साथ हमें भी इंतज़ार रहेगा 3 दिसंबर का कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन अब हमें वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा। अब हम आपसे रुखसत होना चाहेंगे, विदा होना चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे वही विनती करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और ख़ास करके कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके कमेंट को हम देख सकें और जो भी सकारात्मक प्रतिक्रिया आपकी होगी उसको हम फॉलो कर सकें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।